नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में एक शानदार रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली, जहां पर इंडेक्स में फ्रंट लाइन में शुरुआती बिकवाली थी, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी के साथ ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास हम कामकाज कर रहे हैं। 27 अंकों की बढ़त निफ्टी में निचले स्तरों से आते हुए दिखाई पड़ रही है। लाइकवाइज निफ्टी बैंक, लाइकवाइज मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, सब में रिकवरी है। निफ्टी बैंक थोड़ी देर पहले हरे निशान में आया था, अभी भी फ्लैट है। सेंसेक्स करीब 112 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है, लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी में है। मिड कैप इंडेक्स भी करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन लोअर लेवल से यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी। और स्मॉल कैप इंडेक्स 18,000 के लेवल से करीब 250 अंकों की रिकवरी दिखा के डे हाई के आसपास सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, उसमें आईटी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसमें ऑटो का कॉन्ट्रीब्यूशन है, फाइनेंशियल से कॉन्ट्रीब्यूशन है, एफएमसीजी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, फार्मा का कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी कि डिफेंसिव प्लस कैपिटल गुड्स जो कि मार्केट्स में बहुत हद तक सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक भी लोअर लेवल से एक अच्छा रिवॉर्ड है वो भी देते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आगे हम बातचीत करेंगे आशीष जी से और बातचीत करेंगे कई सारी अहम खबरों को लेकर भी। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आप स्क्रीन के निचले भाग पर देख रहे हैं, जरा पहले उस पर बातचीत कर लेते हैं, जहां पे वित्त मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट सुझाव भेजा है, जिसमें जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में शामिल पीएसबीज हैं, यानी कि जो पीएफसी, आरईसी जैसी कंपनियां हैं और एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए एक राहत की खबरों की बातचीत है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नॉर्म्स को लेकर आरबीआई को नरमी बरतने का एक सुझाव दिया है। इस खबर पर और बातचीत कर लेते हैं। आलोक हमारे साथ मौजूद भी है तमाम डिटेल्स के साथ। तो आलोक, ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई कंपनियां जैसे कि पीएफसी हुई, आरईसी हुई, आरेडा हुई, इन सब पे से रिलेटेड एक अच्छी खबर है, एक अच्छी राहत की बातचीत है। क्या डिटेल है आपके पास? बिल्कुल, ये जितनी भी कंपनियां जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में शामिल हैं, चाहे वो बैंक्स हों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों या फिर एनबीएफसीज हों, उनके लिए एक बहुत ही राहत की खबर यह है कि आरबीआई ने जिस तरह से 3 मई को ड्राफ्ट जारी किया था प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नॉर्म्स को लेकर, उसकी वजह से इन सभी इंस्टीट्यूशन में घबराहट बढ़ गई थी, क्योंकि इसमें बहुत ही सख्त नियम लगाए गए थे और कहा गया था कि जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में जो भी एलोकेशन होता है उसका 5% आपको प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। और साथ ही इसमें कई तरह के जो पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए एक जैसे नियम बनाने की भी सिफारिश की गई थी। लेकिन हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसमें जो वित्त मंत्रालय जो कि एक स्टेक होल्डर है, और उसने भी अपनी सिफारिश आरबीआई को भेज दी है। और इस सिफारिश में जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय का जो डीएफएस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उसने आरबीआई को सुझाव दिया है कि प्राइवेट और पब्लिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर हो सकता है कि प्रोजेक्ट फेल हो जाए कई सारे वजहों से। लेकिन जहां तक पब्लिक प्रोजेक्ट का सवाल है, वहां पर चूंकि सरकार की वहां सोवरेनिटी होती है, सोवरेन गारंटी होती है, लिहाजा प्रोजेक्ट फेल होने के चांसेस कम होते हैं। और अगर कॉस्ट ओवररन यानी कि लागत ज्यादा हो जाती है, ऐसी सूरत में उसको फंड सरकार कर देती है। लिहाजा इसके लिए अलग अलग रूल्स बनाए जाने चाहिए, यानी कि दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहिए। अभी आरबीआई ने एक ही नियम सभी तरह के प्रोजेक्ट पर लागू किया है। दूसरा जो सुझाव दिया है वित्त मंत्रालय की तरफ से, वो ये कहा गया है कि जो मोरेटोरियम है, 6 मंथ का यूनिफॉर्म मोरेटोरियम देने की बात की गई है सभी तरह के प्रोजेक्ट्स पे। तो इसमें भी जो प्रोजेक्ट के नेचर टाइप के हिसाब से मोरेटोरियम रखा जाना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट की कैसी जरूरत है। जबकि आरबीआई ने अपने जो ड्राफ्ट नॉर्म में सभी के लिए यूनिफॉर्म 6 मंथ का मोरेटोरियम रखा है। तो इस पर भी जो सरकार है, वित्त मंत्रालय है, वो डिफर कर रहा है और कह रहा है कि इसमें थोड़ा नरमी बरतने की जरूरत है। और तीसरा जो सबसे अहम है वो है प्रोविजनिंग नॉर्म को लेकर। अभी जो आरबीआई का ड्राफ्ट नॉर्म आया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई भी एलोकेशन कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करती है तो वहां पर सीधे सीधे शुरुआती दौर में 5% का प्रोविजनिंग होनी चाहिए, जो कि सभी इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए काफी बड़ी परेशानी का हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से मानना है कि कॉस्ट ओवर यानी कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो ज्यादा हो जाएगा। लिहाजा वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि 1 से 2% तक ये प्रोविजनिंग रखी जानी चाहिए। तो ये कुल मिलाकर जो सिफारिश है, वो सुझाव है, वो वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को भेजी है। इनफैक्ट इनका एक रिएक्शन भी आ रहा है। आरईसी देखिए, पीएफसी देखिए, 2% ऊपर अब आरईसी आ चुका है और पीएफसी में भी एक स्ट्रांग रिएक्शन है। डे हाई के आसपास आरईसी, पीएफसी दोनों कामकाज करते हुए, और इस राहत की खबरों के बीच में ये टिक बाय टिक एक चार्ट है आपके सामने आरईसी का, करीब 2% ऊपर आरईसी, और पीएफसी के अंदर भी एक लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के साथ 0.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। तमाम वो एनबीएफसीज, तमाम वो प्रोजेक्ट फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां जिनके लिए एक बड़ी राहत की बातचीत यहां पर होते हुए दिखाई पड़ रही है, इस सब के सब शेयर इस समय एक अच्छी तेजी में ट्रेड कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, इस पे आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। आशीष सर, आप शुरुआत करिए जरा आरईसी पीएफसी के साथ ही, फिर हम निफ्टी पे भी आएंगे। आरईसी पीएफसी में एक अच्छा मूव आया है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? सुमित जी, इनफैक्ट काफी अच्छा मोमेंटम बन रहा है दोनों स्टॉक्स में और इंक्लूडिंग इवन आईईएक्स में भी। हमारी सलाह रहेगी कि आरईसी में इन लेवल्स पे खरीदारी करने की, जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 500 का एक एसएल मेंटेन करे, जिससे आपका मोमेंटम बना है आरईसी में वो 550 तक का लेवल दिखा सकता है। सिंस आरईसी पीएफसी दोनों एक जैसे ही है, तो हमारी सलाह सिर्फ आरईसी में खरीदारी की सलाह है। और दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो आईईएक्स भी, इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम अब बन रहा है इन लेवल्स पे। और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है आईएक्स का, हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है पावर सेक्टर के रिलेटेड न्यूज के परचेज करना है तो 192 का एक टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 178 का एक एसएल मेंटेन करें। तो पहला है पीएफसी, जहां पर एक अच्छा अपमूव देखने माफ कीजिएगा, आरईसी जहां पर एक अच्छा अपमूव देखने को मिल रहा है, डेहाई के आसपास है। और दूसरा है आईईएक्स, जिन दो शेयरों के ऊपर आपको नजर रखने को, लेकिन एक अच्छा रिएक्शन तमाम शेयरों में है। आईईएक्स, आरईसी, पीएफसी, आईरेडा, इन सब में बढ़िया अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब जरा एक बार मार्केट्स का डेटा भी लेकर आए, किस तरह की सिचुएशन अभी सोफार देखने को मिल रही है, पोजीशनिंग किस तरह की है। क्योंकि निफ्टी में 23,500 के आसपास अभी निफ्टी स्पॉट पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 23,500 के इर्द गिर्द जो मेजरली मार्केट में राइटर्स बैठे हैं उसकी अगर नज़र डालिए तो करीब 23,500, 23,600, 23,700 के आसपास कॉल राइटिंग है। और वहीं अगर पुट राइटर्स देखें तो 23,400, 23,300 और 22,300 के 22,200 के आसपास, इनफैक्ट 23,200 के आसपास यहाँ पर कुछ एक पुट राइटर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मेजरली 23,600 के आसपास थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग और 23,400, 23,300 के आसपास पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। लाइक वाइज कोई निफ्टी बैंक लेकर आए, वहाँ किस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी। निफ्टी बैंक के केस में 51,500, 51,700, 52,000 के आसपास कॉल राइटर्स हैं। 51,300, 51,200 और 51,000 के आसपास आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन, क्योंकि लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी मार्केट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है, तो बहुत हद तक रिकवरी तो है, लेकिन 50-50 का रेशियो आप मेजरली मान लीजिए। और बुलिश साइड पर मार्केट सोफा एफ&ओ में कामकाज कर रहा है। 42 लॉन्ग है, 71 शॉर्ट कवरिंग है, 25 शॉर्ट है और 44 में अनवाइंडिंग है। कहाँ कहाँ पर लॉन्ग है? कैनफिन होम में, आरईसी में, बीईएल में, इन्फो एज में, सन फार्मा में लॉन्ग है। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग है आज कमिंस में, एस्ट्रल में, एचसीएल में, बिरला सॉफ्ट में और साथ साथ टोरेंट फार्मा में। अनवाइंडिंग किस जगह पर हो रही है वो भी वही देख लीजिए और कहाँ नए शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं। आरबीएल बैंक में शॉर्ट बिल्डअप है, कंटेनर कॉप में शॉर्ट बिल्डअप है, सेल नाल्को में शॉर्ट बिल्डअप है, इंडसइंड बैंक 2% नीचे है, पिरामल एंटरप्राइजेस, सन टीवी, अदानी पोर्ट, एल&टी फाइनेंस और जीएनएफसी कुछ ऐसे नाम जहाँ पे आपको अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। इन नंबर्स के बीच में राजेश सर, माफी आशीष सर, अब आपकी राय क्या कहती है बाजार को लेकर, क्या करना चाहिए? क्योंकि निफ्टी में आज गिरावट तो आई, लेकिन गिरावट में खरीदारी आई और लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के साथ डे हाई के आसपास हम कामकाज कर रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, निफ्टी में तो लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी और इन लेवल्स पे भी लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी में रिकवरी आई और जिस हिसाब से आईटी में मोमेंटम बन रहा है लोअर लेवल से, तो क्लियरली विजिबल है कि शॉर्ट सेलिंग जो थी अब आईटी में वो बंद होते हुए देखने मिल रही है। और लॉन्ग बिल्डअप अभी भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन शॉर्ट सब इसमें से एग्जिट होते हुए देखने मिल रहे हैं। सिमिलरली जिस हिसाब से आज एफएमसीजी और फार्मा में भी बाइंग देखने मिली है और इंक्लूडिंग ऑटो, तो निफ्टी में का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस अब निफ्टी में मेंटेन करना है वो 23,350 के करीब का एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है निफ्टी में वापस 23,000 का जो इसका ऑल टाइम हाई है 23,650 वो लेवल और 23,000 इंक्लूडिंग 900 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सुमित जी, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे प्रेशर है। अभी भी बैंक निफ्टी लाल में ही ट्रेड कर रहा है और 50 पॉइंट करीब करीब डाउन है। अटेम्प्ट ले रहा है ग्रीन में आने का, लेकिन एक रेजिस्टेंस एरिया स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और काफी स्ट्रेच्ड आउट हो चुका है। लास्ट वीक काफी अच्छी रैली बैंक निफ्टी में देखने मिली थी। तो बैंक निफ्टी में अभी के लिए अवॉइड ट्रेड है। जिनके पास लॉन्ग है, हमारी सलाह रहेगी कि एक बार यहाँ पे इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर ले। निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग जाया जा सकता है। तो निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग जाएंगे, बैंक निफ्टी के लिए एक बार को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी अभी भी लॉन्ग साइड पे ही दिखाई पड़ रहा है। दूसरा आशीष सर, कौन कौन से इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर आप लॉन्ग हो या कोई शॉर्ट नाम भी है क्या? जी सुमित जी, पहला जो रहेगा वो है एक रिवर्स या कॉन्ट्रा ट्रेड रहेगा। उसमें आईटीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के पास आईटीसी आया है और एक सपोर्ट लिया उसने 420 का जो जोन है वहां पे पिछले 3 से 4 बार। और अब जिस हिसाब से पेपर और एफएमसीजी दोनों में अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है, इंक्लूडिंग इन इंडियन होटल्स, तो हमें लग रहा है कि आईटीसी का सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स अब यहाँ से अच्छे देखने मिल रहे हैं। तो आईटीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 418 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है आईटीसी में 430 एंड 435 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो टोरेंट फार्मा का।
इसका भी सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टोरेंट फार्मा में देखने मिला है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2820 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, जो कि आज के डे लो के पास में है। और जो इसमें टारगेट्स निकल रहे हैं वो करीब करीब 2980, ऑलमोस्ट 100 रुपीज यहाँ से प्लस के टारगेट्स इजीली देखने मिल सकते हैं। थर्ड जो स्टॉक हमें बहुत अच्छा लग रहा है वो बजाज ऑटो। इसमें बहुत अच्छा रनअप देखने मिला था, स्टॉक हल्का करेक्ट हुआ, 20 टाइम पे आज सपोर्ट लिया और वापस एक बाउंस बैक दिया है। तो हमें लग रहा है जिस हिसाब से ऑटो में मोमेंटम बन रहा है, बजाज ऑटो जरूर यहाँ पे रडार में रहना चाहिए और इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 9550, 9550 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें वापस 9900 और 9990 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो आईटीबी यानी कि आईटीसी, टोरेंट फार्मा और बजाज ऑटो, इन तीनों पे आप नजर रखेंगे, जहां पर पहला आईटीसी 430 435 के टारगेट्स के लिए 418 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। टोरेंट फार्मा दूसरा नाम है, 2980 के टारगेट्स के लिए 2820 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और बजाज ऑटो 9900 रुपए के टारगेट्स के लिए वापस जा सकता है, 9550 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिनके ऊपर आप नजर रखेंगे। कुछ और स्टॉक्स पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट खबर जहां पर बाजार की नजर कल से शुरू होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी पर है। सरकार इस नीलामी में 96,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम ऑफर कर रही है। इसमें कितनी कंपनियां शामिल हो सकती हैं और कितना स्पेक्ट्रम खरीद सकती हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद भी हैं। असीम, इम्पॉर्टेंट है ये स्पेक्ट्रम को लेकर जो नीलामी शुरू होने वाली है, लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि क्या वोडाफोन आइडिया इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और किस तरह का रोल उसका रहने वाला है बाकी दो प्लेयर्स के सामने। सुमित, 2 साल के बाद सरकार एक बार फिर स्पेक्ट्रम नीलामी करने के लिए तैयार है। इस बार सरकार 8 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी करेगी और कुल सरकार जो स्पेक्ट्रम ऑफर कर रही है उसकी कुल कीमत 96,318 करोड़ रुपए है। 3 कंपनियां इस स्पेक्ट्रम नीलामी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है जिन्होंने कि आवेदन किया है, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। अगर मैं ईएमडी की बात करूं तो तीनों कंपनियों ने मिलकर के 4,350 करोड़ रुपए की ईएमडी जमा कराई है, जिसके आधार पर ये नीलामी की जाएगी। सबसे ज्यादा ईएमडी रिलायंस जियो ने जमा कराई है। रिलायंस जियो ने 3,000 करोड़ रुपए की ईएमडी जमा कराई है, जबकि भारती एयरटेल ने 1,050 करोड़ रुपए और जो वोडाफोन आइडिया उसने सिर्फ 300 करोड़ रुपए की ईएमडी जमा कराई है। तो तीनों कंपनियों की तरफ से हमें एक पार्टिसिपेशन अच्छा आता हुआ देखता हुआ मिल सकता है। खासतौर पे कि जो भारती एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया है, दोनों के कुछ सर्किल के अंदर स्पेक्ट्रम जो है एक्सपायर हो चुका है, वो अभी फिलहाल एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, तो वो उन सर्कल्स को ऑलरेडी रिन्यू जो है वो करेंगी कंपनियां। अगर मैं पिछले साल की इसको नीलामी से कंपैरिजन करूं तो जब पिछली बार जब स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी तो टेलीकॉम कंपनियों ने आगे बढ़ करके 1.5 लाख करोड़ रुपए तक की बिड की थी, लेकिन इस साल लगता है कि ऐसा कंपनियां नहीं करेंगी। इस बार थोड़ा सा म्यूटेड रिस्पॉन्स कंपनियों की तरफ से रहने वाला है, खासतौर पे कि जिस तरह से उन्होंने ईएमडी जमा कराई है, तो ऐसा लग रहा है कि कंपनियां करीबन 15,000 करोड़ रुपए तक की स्पेक्ट्रम के लिए बिड कर सकते हैं। तो अब आपने की बात वोडाफोन आइडिया की कि वोडाफोन आइडिया किस तरह से बिड करेगी, तो वोडाफोन आइडिया ने मात्र 300 करोड़ रुपए की ईएमडी जमा कराई है। तो इसके आधार पर अगर वो 5 गुना की बात करूं तो कंपनी 1500 करोड़ रुपए के आसपास का स्पेक्ट्रम खरीद सकती है। तो ये कल स्पेक्ट्रम की नीलामी सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी और देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर कंपनियां इसको लेकर के एग्रेसिवली बिड करती है, या फिर 10 से 15,000 करोड़ रुपए जिस तरह मैं बता रहा हूँ उतना ही सरकार को इस बार रेवेन्यू मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट अपडेट है, कल से शुरू होने जा रहा है और तमाम टेलीकॉम कंपनियां इस पर नज़र बना कर रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। आशीष सर, भारती एयरटेल कैसे देख रहे हो आप, क्योंकि आज तो थोड़ा सुस्त है लेकिन इवेंट सामने अवेटेड है, तो बड़ा स्पेक्ट्रम भी है और बड़े समय बाद स्पेक्ट्रम की बोलियां भी लग रही हैं, आप कैसे रीड कर रहे हो, क्या करना चाहिए भारती एयरटेल में? जी सुमित जी, बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप अपने भारती में देखा है और मंथली चार्ट्स पे तो काफी स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। डेली चार्ट पे जरूर एक 20 डेमा पे आज सपोर्ट लेकर बाउंस दे रहा है और हमें लग रहा है कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है इन लेवल्स पे लॉन्ग जाने के लिए भारती एयरटेल में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1385 का एक एसएल मेंटेन करे, जो कि आज करीब डे लो के पास में ही है और हमें लग रहा है इसमें वापस फ्रेश हाइस देखने मिल सकते हैं और 1440 तक के लेवल्स के लिए खरीदारी की जा सकती है इसमें। एफेंडो के टॉप गेनर एस्ट्रल लिमिटेड सडनली 3% के आसपास की तेजी है, मैनेजमेंट ने गाइड भी किया हाल फिलहाल में 15% की ग्रोथ मेंटेन रखेंगे, आप कैसे रीड करो इसे? जी सुमित जी, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। जिस हिसाब से एस्ट्रल में कंटिन्यूअसली मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है, वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। हमें लग रहा है कि इसमें इन लेवल्स पे भी लॉन्ग करने की ही सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो करीब करीब 2280 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है इसमें करीब करीब 2450 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं।
कैपिटल गुड स्पेस से एक नाम है कमिंस, दूसरा नाम है HAL। HAL तो इनफैक्ट लगातार तेजी में है, कोई ऐसा फॉल आता है तो इसको वापस बाय हो जाता है। क्या करना चाहिए कमिंस में और HAL में? जी सुमित जी, एक्चुअली कमेंट्स हमारी इसमें सस्ता ऑप्शन के लिए भी हमने इसे शॉर्टलिस्ट कर रखा था, बट जिस आपका सेटअप बना है कमेंट्स में, हैवेल्स और वोल्टास तीनों में आज बहुत अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। और कमेंट्स में इन लेवल्स पे जरूर खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट है और 52 वीक हाई पे स्टॉक चल रहा है। जिस हिसाब से इन लेवल्स पे भी इसमें वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने मिल रही है, वो काफी इंप्रेसिव है। तो खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 3980 3980 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें जो आपका स्ट्रक्चर बना है 4200 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 4200 तक के लेवल्स कमेंट से बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इस पर हम आगे भी सस्ते ऑप्शन तौर पे आशीष सर ने इसको आइडेंटिफाई किया, देखते हैं वो चेंज करते हैं कि इसी को लेते हैं। लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और उसी सस्ते ऑप्शन की बातचीत करते हैं कि कौन से स्टॉक को आशीष ने आइडेंटिफाई किया। कैश में कमेंट्स में 4200 के टारगेट, 3980 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत करते हैं। और मार्केट्स बढ़िया रिकवरी मोड के साथ कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर ज़्यादा बेटर कमबैक है। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब फ्लैट टू पॉजिटिव, मिड कैप 1/4% से ज़्यादा ऊपर कामकाज करता हुआ और निफ्टी भी करीब 35 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। डे हाई के आसपास ही सभी इंडिसेस सो फार ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आशीष सर, सस्ता ऑप्शन चेंज किया है, उसी को मेंटेन करेंगे? जी, सुमित जी, चेंज किया है। पीएफसी में आई थिंक सस्ता ऑप्शन के तौर पे देना चाहूंगा, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर में अच्छा मोमेंटम बन रहा है इसमें। और जिस हिसाब से पीएफसी अब 20 डेमा को अप्रोच कर रहा है, हमें लग रहा है इसमें एक स्पर्ट देखने मिल सकता है इन लेवल्स पे। तो 7 रुपए के करीब ये चल रहा है, इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 5 रुपए के करीब का एसएल मेंटेन करे। 9 रुपए का पहला टारगेट, 12 रुपए के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। तो पीएफसी करीब 485 486 के आसपास कामकाज कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बातचीत भी हुई थी। आशीष सर, एक बार स्ट्राइक प्राइस दोबारा रिपीट करिएगा। 490 का 490 की स्ट्राइक पे। ओके, तो 490 की कॉल लेकर आइए डायरेक्टर साहब। करीब 7 रुपए के आसपास ये अभी कामकाज कर रही है, जिसमें आप पोजीशन लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। तो पीएफसी पे अभी कुछ देर पहले आप लोग बातचीत भी कर रहे थे कि एक अच्छा रिबेट उन कंपनीज को मिल सकता है जो कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में, स्पेशली पीएसयू साइड पर, और उसका एक रिएक्शन भी। डे हाई के आसपास पीएफसी ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। तो अब 490 की कॉल जो कि 7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। ये आशीष सर को एक सस्ते ऑप्शन तौर पर दिखाई पड़ रहा है। आशीष सर, जो अच्छे अपमूव आए हैं उसमें एक HDFC बैंक को भी हम मिस नहीं कर सकते। लास्ट वीक का ये आउट परफॉर्मर है और आज भी तेजी को लीड कर रहा है एटलीस्ट बैंक्स की। और साथ साथ हीरो मोटोकॉर्प, आपने बजाज ऑटो की बात की, हीरो मोटोकॉर्प, इन दोनों कैसे देख रहे हो आप? जी सुमित जी, इनफैक्ट HDFC बैंक के कारण ही पूरा बैंक निफ्टी में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से HDFC बैंक में आज रिकवरी देखने मिली है, वो काफी इंप्रेसिव है। तो यहाँ पे जरूर HDFC बैंक में लॉन्ग किया जा सकता है। 1640 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की जा सकती है। हमें लगता है इसमें 1700 तक के लेवल्स इजीली देखने मिल सकते हैं। ऑटो में हीरो मोटो और बजाज ऑटो दोनों ही काफी अच्छा लग रहा था। और जिस हिसाब से हीरो मोटो में मोमेंटम बन रहा है, 20 डेमा पे सपोर्ट लेके स्टॉक मूव कर रहा है, वो काफी इंप्रेसिव है। तो इसमें जो स्टॉप लॉस खरीदारी की सलाह है, इसमें जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 5400 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें 5700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, इस पे दूसरी राय? ये भी फ्रेश लॉन्ग बन रहे हैं यहाँ पर भी। जी सुमित जी, हीरो मोटो में भी खरीदारी की ही सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है 5400 का। हमें लगता है इसमें 5700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, लास्टली एक सीमेंट स्पेस पे कोई राय? जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट, डालमिया भारत, सब धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन रहे हैं, इनमें से कोई नाम? सुमित जी, इनफैक्ट जेके और रैमको और इंडिया सीमेंट तीनों काफी अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक इंडिया सीमेंट शायद बैन में है, तो इसलिए उसे अवॉइड करें। बट उसको छोड़कर नहीं, इंडिया सीमेंट भी बैन में नहीं है आज। तो इसमें इंडिया सीमेंट में पोजीशन बनाई जा सकती है, या रैमको में भी पोजीशन बनाई जा सकती है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है इंडिया सीमेंट, क्योंकि स्टॉक अपना 200 डेमा को आज अप्रोच कर रहा है और इसके ऊपर एक ब्रेकआउट देने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो 245 के टारगेट्स के लिए इंडिया सीमेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 227 के करीब का कैसे मेंटेन करें। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों में अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए और बातचीत करने के लिए बाजार को लेकर भी। मार्केट्स एक अच्छे रिकवरी मोड पे हैं और जो 3 कॉल्स आशीष सर ने सुझाई हैं उसमें ITC है, बजाज ऑटो है, टोरेंट फार्मा है, जिसके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं लॉन्ग साइड पे। सस्ते ऑप्शन में PFC को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।